दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बिकॉज आई कुड नॉट सिट ऑफ दैट, जो लिखा हुआ है पोयम इमैली डिकिंसन ने, उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में वहाँ पर कह रही थी कि जो पहले 3 स्टांजास थे इस पोयम के, वो बहुत ज़्यादा काम, पीसफुल, कंफर्टेबल अंदाज से बयान करके इसमें स्पीकर की उसे ये डेथ बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा जेंटल एंड पोलाइट लगता है। ठीक है, ये इसके साथ खुशी खुशी इसके जाती है और करेज पर बैठे और अपना ये सफ़र शुरू करती है। किसके लिए? इटरनल लाइफ को पाने के लिए। तो हमने देखा है कि ये जर्नी जो है ये कैसे बयान करती है, कैसे इसके पास मौत खड़ा होता है और मौत के साथ कौन होता है, इमॉर्टलिटी होती है। और फिर मौत इसके साथ कैसे बर्ताव करता है, इसके साथ मौत के साथ इसका कैसा बिहेवियर था, कैसा एनकाउंटर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौत के साथ एक क्लोज एनकाउंटर बयान करती है। और फिर कैसे कैसे उन्होंने स्कूल, गेजिंग ग्राम एंड द सनसेट पास किया है। तो बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टेंजा की तरह। और रादर ही पासड अस द डेव्स ड्रेव क्यूरिंग एंड चिल फॉर ओनली गोजमर माई गाउन माई टिपेट ओनली टूरे। तो यहाँ पर एक कह रही है, तो यहाँ पर एमाइली डिकिंसन हमें ये कहना चाह रही है इस स्टेंजा में। ये कहते हैं कि या तो हम सूरज के पास से निकले, या तो हमारे पास से सूरज गुजरा। ठीक है, यानी कि जो ये यहाँ पर कैफियत बयान कर रही है कि जो सनसेटिंग की, जो सनसेट होता है, इसने यहाँ पर इसको सिंबलाइज किया या पर्सोनिफाई किया एज एन ओल्ड एज। यानी कि जब सनसेट होता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी सन गुरूब सेटिंगनेस आती है, या गुरूब होता है इंसान की जिंदगी भी, जब इसके ऊपर कौन अटैक करता है? ओल्ड एज अटैक करती है। ठीक है, तो ये कहता है कि या तो हम इसके रास्ते से गुजरे, या फिर ये हमारे रास्ते से गुजरा। ठीक है, देखो यहाँ पर इस फोर्थ स्टेंजा में क्या होता है कि सडन शिफ्ट ऑफ टोन होता है। फोर्थ स्टेंजा से इस पोइम का टोन ही चेंज होता है। कुछ हमें अब खौफ सा होने लगता है कि और हमें ये कंफ्यूजिंग लगती है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो ये तो एमिली डिकिंसन की पोएम्स में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि हमें हमेशा जो एमिली डिकिंसन हमें वंडर में रखती है। ठीक है, हमें कंफ्यूजिंग में रखती है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके। द ड्यूज ड्रीव क्यूरिंग एंड चिल। कहते हैं कि जब ये सूरज डूब जाता है, ठीक है, और फिर अंधेरा आता है, तो फिर जो ओस बरसने लगता है, क्योंकि जो ओस बरसने लगता है जमीन पर, क्योंकि जो तापमान है वो चेंज होता है। अब सर्दी आती है और सर्दी से जो ड्यू गिरता है, ओस या शबनम गिरता है, उससे मेरा बदन कांपने लगता है, थरथराने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक, ओके। फॉर ओनली गोजमर माई गाउन। ये कहते हैं कि मैंने बस एक पतला सा गाउन पहना था। गोजमर मीन्स थिन, ठीक है, या मामूली। ठीक, गोजमर माई गाउन, मैंने एक गाउन पहना, मतलब नाइट ड्रेस पहना है हुआ है, मामूली सा कपड़ा पहना हुआ है। माई टिपेट ऑनली टूरी, और मेरे सर पर एक सिकारब भी था, और वो क्या था? टूले। टूले मीन्स कि वो बहुत ज्यादा थिन था। मैंने कि इसमें इसका कहने का मतलब है मैंने मामूली से, मैंने सादा से कपड़े या इनफॉर्मल कपड़े पहने थे, क्योंकि ये अंडर ड्रेस्ड थी। क्योंकि यहाँ पर ये बयान करती है कि इस अटायर को, या गाउन और माई टिपेट, गोजमर ग्राउन टिपेट ओनली टूली, ये मुशाहबत देती है इसे किसके साथ? कफन के साथ, श्राउड के साथ। क्योंकि जो जब इंसान मरता है तो इसे हम कफन पहनाते हैं। ठीक है, तो वो कफन क्या होता है? वो बहुत ज्यादा थिन होता है, और वो मामूली सा
सादा सा और चीप कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो क्रिश्चियन थी, और क्रिश्चियन भी श्राउड पहनाते और मुस्लिम भी श्राउड पहनाते जब इनका कोई मरता है, गुजरता है, ठीक है। इज इट ओके? तो ये कहते हैं कि मुझे ये सारे पहनाए गए। अभी तक मुझे वाकफियत नहीं थी कि मैंने क्या पहना हुआ था, ठीक है। पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या पहना हुआ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी इस ड्रेस में, ठीक है। बट जैसे ही सूरज डूब गया तो मुझे सर्दी सी महसूस हो गई, ठीक है, क्योंकि अंधेरा हुआ। और हमें पता है कि जब नाइट में टेम्परेचर लो होता है तो इसको सर्दी लगी। तो इसका ये कहना है कि बुढ़ापे से क्या होता है, इसके इसके बहुत एक दो मीनिंग है यहाँ पर। एक मीनिंग ये है कि बुढ़ापे से जो इंसान का जिस्म वो कमजोर होता है, ठीक है, और फिर वो ज्यादा ना गर्मी बर्दाश्त करता है ना ज्यादा फिर सर्दी बर्दाश्त करता है। इज इट ओके? और सेकंड मीनिंग क्या है इसकी? इसकी मीनिंग है कि जब डेथ, जब मौत अपने लपेटे में लेती है तो फिर इंसान बेबस होता है। जब इंसान को महसूस होता है कि अब इसको मौत अपना असल चेहरा दिखाता है, वो डरता है, क्यों? किसे? खौफ के मारे। वो उसे सर्दी लगती है, डर के मारे उसे सर्दी लगती है, ठीक है। क्योंकि जो मौत है उसकी कहते हैं कि उसके बहुत चेहरे, ये काइंड भी कभी एक्ट करता है और कभी ये क्या करता है, शाबाश, कभी ये र्यूड भी एक्ट करता है, ठीक। Citizens 5. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice and the ground. तो यहाँ पर दोस्तों एमिली डिकिंसन कहती है कि जो ये मौत के साथ सफर करती है तो ये फाइनली एक जगह पर स्टॉप और पॉज करती है। किस जगह पर करती है? एक घर के सामने। और वो घर कैसा लग रहा था? वो ऐसा लग रहा था, इसको ए स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, ऐसे लग रहा था कि वो घर जैसे कि जमीन में दबा हुआ हो, ठीक है। स्वेलिंग किसे कहते हैं? स्वेलिंग हम कहते हैं वो उस चीज को जो सुजा हुआ होता है, जिसमें सूजन होती है, ठीक है, जो कश्मीरी हम वर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अपने कबर देखिए तो कबर एक सूजी सी हुई होती है, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी वो फ्रेश होती है, ठीक है। तो वही ये इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बयान करते हैं कि हम कबर ग्रेव के सामने रुक गए, ठीक है। और कहते हैं कि जो इस घर का रूफ था, कबर की छत थी, वो मामूली सी थोड़ी सी ही दिखाई दे रही थी। इसके दो कारण है। इसका कारण ये है कि ये इस कैरेज पर बैठी हुई थी और जो कैरेज था वो ऊंचा था, ठीक है। तो वहां से नजर जब ये पड़ती थी इस पे तो इसको क्या दिखाई देता था? इसका जो रूफ इस हाउस का मामूली सा, ठीक है। और अंधेरा था और अंधेरे में ये अच्छी तरीके से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड। और कॉर्निस किसको कहते हैं? कॉर्निस कहते हैं जो रूफ का, जो छत का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसपे डेकोरेशन लगे हुए होती, जो इसको हम सीलिंग भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या थी? वो भी ग्राउंड में थी, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये इस जो रूफ है मतलब ये बहुत ज्यादा गहरी थी, ठीक है। जो ग्रेव थी या जो हाउस था वो बहुत ज्यादा गहरा था। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या बनती है? कि ये बनती है कि हमने अब स्टॉप किया अपनी जो ये मौत के साथ जर्नी स्टार्ट करती है, तो ये बहुत सारा मंजिल तय करती है, ठीक है। तकरीबन एक दिन का मंजिल ये तय करती है और पहुंचती है एक रेस्टिंग प्लेस पे, एक घर के सामने। और वो घर क्या होता है? वो होती है ग्रेव। और कहती है कि जो ग्रेव है ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, एंड ओनली रेस्टिंग प्लेस है किसके लिए? इंसान के लिए। क्योंकि जो भी इंसान दुनिया में आया है तो इसको एक दिन ना एक दिन यहाँ पर इसको आना है, क्योंकि यही इसका परमानेंट होम है, परमानेंट घर है, ठीक है। और कहती है कि जो यहाँ पर एक खौफ फियरनेस हमें दिखा रही है कि उसका कबर का डर यहाँ पर ये दिखा रही है कि जो कबर है वो आलीशान बंगला नहीं है, मैंशन इन द स्काई नहीं है। ये तो मामूली सी जगह है जिसमें हमें अब सारा टाइम हमें यहाँ पर अब गुजारना है, क्योंकि यही तो हमारा असली घर है, ठीक है। ओके।
तो अब देखते हैं कि ये लास्ट स्टेंजा में हमें क्या कहती है। Sixth and last of the poem, because I could not stop for death. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horse's heads wide towards eternity. तो दोस्तों, इस लास्ट स्टेंजा में हमें एमिली डिकिंसन शॉक सा देती है, क्योंकि ये डील करता है टाइम स्पेस एंड ट्रैवल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एमिली डिकिंसन है ये कहती है ये घटनाएं इसके साथ 100 साल पहले हुई थी। जो डिकिंसन हमें ऊपर कह रही है ना कि जो जर्नी थी उसके मौत के साथ, ठीक है, वो ये बयान कर रही है इसे 100 साल से भी ज्यादा कब्र में लेटे हुए हो गया, मरे हुए हो गया, तो अभी वो सीन वो बयान करती है कि मेरे साथ आज से 100 साल से भी ज्यादा क्या हुआ था, कि कैसे मुझे डेथ ने पकड़ कर एक धोखे में लिया था, यहाँ पर पहुंचाया मुझे कब्र के पास। ठीक है, तो ये हमें कह रही है कि आज से 100 साल से पहले पहले मैं मर चुकी थी, या इस कब्र में हूँ, या कब्र में लेटी हुई 1 साल से ज्यादा भी। ठीक है, तो जहां ये कब्र कहाँ पर थी, जहां पर डेथ ने इसे लास्ट बार छोड़ा था, जो ये 5th स्टेंजा में बयान करती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल ही की बात हो, और कहती है कि ओके फील शॉर्टर देन द डे, बट मुझे ये सेंचुरीज गुजरी है, बट मुझे ये 100 साल से भी ज्यादा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि कल ही की बात हो, कल ही की बात हो, अभी अभी हुआ है, एक ही दिन गुजरा हुआ है इस सारी घटना को होते हुए। ठीक है, किस घटना को, ये जर्नी जो हमें डिस्क्राइब करती है किसके साथ, मौत के साथ। ठीक, ओके, यहाँ पर इसका कहने का ये भी मकसद है कि क्योंकि इसे ये टाइम स्पेन क्यों कम लग रहा है, इसका वजह यह है कि ये एमिली डिकिंसन हमें इनडायरेक्टली ये हिंट देती है कि जो मरा हुआ इंसान है इसे ये इसका जो टाइम है ये जल्दी जल्दी चलता है, या किसी के साथ ये धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके एमाल अच्छे हो, अगर आपने अच्छे अच्छे डीड्स अच्छे अच्छे काम किए हो दुनिया में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा हर वक्त कि मैं अभी अभी मर चुकी हूँ। अगर 1,000 साल भी होता हुआ हो गया हो, तो आपको ये एहसास होगा कि आपको मजा आएगा इस कब्र में रहने, क्योंकि आपको आराम ही सुकून होगा इस इटर्नल लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपके डीड्स बैड हो, आपने बुरे बुरे काम किए, आपने आपके अमाल अच्छे नहीं हो, तो आपको 1 घंटा भी 1 साल के बराबर लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कुरान भी कहता है। ठीक, ओके, और क्या कहती है यहाँ से, आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेस हेड वाइट टुवर्ड्स इटर्निटी, और यहाँ पर एक कहती कि यहाँ पर इसने वर्ड एक यूज किया है सरमाइज। सरमाइज मीन्स के हैरान होना, डाउट में रहना, ठीक है, या हलचल में रहना, और इस शक में रहना कि ये सही है या गलत है। ठीक, ओके, आई सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वाइट टुवर्ड्स इटर्निटी, तो यहाँ पर ये कहना चाहती है कि जब डिकिंसन पहली बार इस करेज को, मौत के करेज को देखती है, जो मौत चलाता है, तो इसे कौन ले जाता है, तो इसे ले जाता है घोड़े। ठीक है, और ये कहते हैं कि घोड़े जो इस करेज से बांधे हुए थे, जो इस करेज को चलाते थे, जिसे ये करेज बंधा हुआ था, ये टांगा बंधा हुआ था। ठीक है, तो कहती है कि ये घोड़े, मुझे लग रहा है कि ये घोड़े कोई मामूली घोड़े नहीं थे, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोड़े हैं। ठीक है, ओके, और इनका जो चेहरा था, इनकी जो डायरेक्शन थी, वो किस तरफ थी, वो इटर्निटी की तरफ थी। इटर्निटी मीन्स की वो लाइफ जो मरने के बाद आती है। ठीक है, और इसी इटर्निटी के की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि देखो, मैं तो मर गई, ठीक, मैं तो मर गई, बट जब मैं मर गई तो मुझे एहसास हुआ, मुझे एहसास, देखो यहाँ पर ये हाल इसीलिए बयान करते हैं कि कहते हैं कि ये जो लिसनर्स है उनको ये, या रीडर्स उनको ये बताती हैं कि हाँ, अब मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं
मॉर्टल हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, ठीक है, मैं अभी भी हयात हूँ, और जो ही मैं हयात हूँ इसी वजह से मैं आपको ये सारा ही हाल बता रही हूँ। मैं अपनी लाइफ काम पीस एंड कंफर्टेबल इस कबर में गुजार रही हूँ, मैं अपनी इटरनल लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और इसका ये भी कहना है कि जो मौत से जिंदगी नहीं रुकती है, असली मजा जिंदगी का तब है जब हम मर जाओगे। तो तो इससे इसीलिए कंडीशन है कि अगर आपकी एमाल अच्छी, अगर आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हो जिंदगी में, दुनिया में, तो आपकी जो लाइफ है, जो कब्र की जिंदगी है, वो बहुत ही पुरसुकून और मजे की जिंदगी, क्योंकि जो दुनिया का वो लहो लंगर हलचल है, उससे बहुत ही काफी दूर सुकून आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मसरत मिलेगी, ठीक है। और यही कंक्लूजन में पहुंची, जो ये सोल है, जो इंसान का रूह है, वो ये इमोर्टल है, ये अमर ही अमर है, ठीक है, क्योंकि ये अमर ही अमर है। और असल मजा जिंदगी के जीने का कौन सा है? जो कब्र में जिंदगी होती है, वही सबसे बेहतर जिंदगी है, प्रोवाइड कि आपके डीड्स अच्छे हो। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, और मैं आपकी क्वेरी मैं दूर करूँगा जितना मुझसे हो जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड है, तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा और फॉलो भी करिएगा, ठीक है। ओके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे एटलीस्ट विद इन डेज मुझे 11 के तक पहुँचना है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम एक नई नई नया नई सी पॉइंट डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, और इस पॉइंट की हम समरी भी और अबाउट द ऑथर भी, और इस एक दो वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।